डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए अब हम पहले ही डिस्कस करेंगे कलर कोड फॉर रेजिस्टर। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा गया था, तो इसलिए ये डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। जो हमारा कार्बन कॉम्पोजिशन होता है वो रेजिस्टर्स का मोस्टली एक्सटेंसिवली यूज़ होता है और अवेलेबल होता है कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पे। और ये जो वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की वो इंडिकेट क्या करती है? सीक्वेंस इंडिकेट करती है ऑफ कलर्ड बैंड। ये इंडिकेट करती है ये कलर कोड, जो उसके अंदर हमारे रेजिस्टेंस का जो होता है वैल्यू रेजिस्टेंस की, वो एक सीक्वेंस ऑफ कलर्ड बैंड डिनोट करती है। और हर कलर का एक स्पेसिफिक कोड होता है, तो हर कलर का क्या होता है? अपना ही स्पेसिफिक कोड भी होता है जो कि मार्क्ड रहता है राउंड दी रेजिस्टर। अब कलर्ड बैंड की मार्किंग क्या होती है? नियर वन एंड मार्किंग होती है, यानी कि इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अगर ये हमारा दिया हुआ है रेजिस्टर बेस, ठीक है, यहाँ पे ये बैंड अगर इस तरीके से है, फिर हमारा इस एंड पे इतना एक और है, फिर एक और है, ठीक है, एंड देन एक हमारा थोड़ी दूरी पे मिडिल पे है, तो ये तो हमारा क्या कहलाया जाता है? फर्स्ट बैंड, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाया जाता है? ये हमारा सेकंड। देन ये हमारा क्या कहलाया जाता है? थर्ड। एंड देन ये हमारा जो होता है ये कहलाया जाता है टॉलरेंस बैंड, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यूज़ रहती है वो इस अकॉर्डिंगली रहती है। जैसे कि अगर हमें कलर गिवन है, फॉर एग्जांपल हम एक टेबल बना लेते हैं, याद करना ईजी होगा। इसमें हम फर्स्ट बैंड डिस्कस करेंगे, फिर हम सेकंड बैंड डिस्कस करेंगे, फिर हम थर्ड बैंड एंड देन फोर्थ, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर हमारा कलर है ब्लैक, तो ब्लैक का जो फर्स्ट बैंड होता है वो क्या होता है? 0, सेकंड भी 0, तो थर्ड हमारा क्या हो जाता है? 10 टू दी पावर 0। अगर हमारा बैंड है ब्राउन, तो इसका हम कैसे रखते हैं? फर्स्ट हमारा 1, देन 1, देन 10 टू दी पावर 1। फिर आता है हमारा रेड, रेड में 2, 2, देन 10 टू दी पावर 2। इस तरीके से ये हमारी सीरीज रहती है। फिर इसके बाद हमारा आएगा ऑरेंज, 3, 3 यानी कि 10 टू दी पावर 3। फिर हमारा आएगा येलो, देन ये हो जाता है 4, 4, 10 टू दी पावर 4, एंड देन ग्रीन, एंड इसकी वैल्यू हो जाती है 5, 5, 10 टू दी पावर 5। फिर ये अभी थर्ड बैंड तक चलता रहता है ऐसे ही। फिर आता है हमारा ब्लू, ब्लू हो जाता है 6, 6, 10 टू दी पावर 6। देन हमारा आ जाता है वायलेट, वायलेट हो जाता है 7, 7 यानी कि 10 टू दी पावर 7। फिर आ जाता है हमारा यहीं पे ग्रे, एंड ये हो जाता है 8, 8, 10 टू दी पावर 8। फिर हमारा इसी में आ जाता है, अब हम देखेंगे वाइट, वाइट हो जाता है 9, 9 यानी कि 10 टू दी पावर 9। लास्ट क्या होता है? जो हमारी ये वैल्यूज़ रहती हैं वाइट तक। फिर हमारे आते हैं थोड़े एक्सेप्शनल कलर्स, जैसे कि गोल्ड। गोल्ड का हमारा फर्स्ट और 0 बैंड नील कुछ नहीं रहता। देन हमारा थर्ड बैंड होता है 10-1, या हम क्या लिख सकते हैं? 0.1। और फोर्थ बैंड में इसकी टॉलरेंस पावर होती है +-5%। फिर यहीं गोल्ड में हमारा क्या आ जाता है? फिर सिल्वर, सिल्वर में भी फर्स्ट सेकंड 0 रहता है, थर्ड में 10 टू द पावर -2, एंड ये हो जाता है 0.01, और इसका फोर्थ बैंड का रहता है +-10%। देन लास्ट रहता है नन, इनमें से कोई और कलर हुआ तो ये हमारा हो जाता है नील, फिर हो जाता है +-20%। तो फर्स्ट और जो सेकंड बैंड है वो ये इंडिकेट करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं? वो ये इंडिकेट करते हैं हमारे कि जो फर्स्ट और सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस की वो ओम में है, और थर्ड हमारा ये बताता है कि जो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ ज़ीरो जो फॉलो करेंगे या डेसिमल मल्टीप्लाई। और फोर्थ बैंड जो है ये हमारा डिफाइन क्या करता है? टॉलरेंस या परसेंटेज डेविएशन जो रेटेड वैल्यूज़ का है। टॉलरेंस आप समझिए एक तरीके का प्रिसिजन हो गया जो कि हर रेजिस्टर का फैब्रिकेट किया जाता है। अगर फोर्थ बैंड नहीं मार्क्ड होता तो टॉलरेंस क्या रखते हैं हम? +-20%, जैसे कि यहाँ हमने लिखा है।
मेमोरी टिप के लिए अगर हमें इसे ऐसे याद करना तो डिफ़िकल्ट है, तो हम एक मिनोनिक बना लेते हैं इसका। वो हमारा क्या होता है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, इस तरीके का मिनोनिक बना के हम निमोनिक बना के हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, यानी कि हैड अ वेरी गुड वाइफ। ठीक है, इस तरीके का, यानी कि बोल्ड लेटर्स जो हैं इंडिकेट क्या करते हैं, फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द कलर इन द सीक्वेंस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और 4 रजिस्टर अगर वैल्यू लेस होगी 10 ओम से, तो थर्ड बैंड जो है वो या तो गोल्ड है या सिल्वर है या सच दैट अगर हम मल्टीप्लाई कर दें उससे फैक्टर 0.1 या 0.01। तो ये था हमारा कलर कोड जो होता है रजिस्टर्स का। अब आगे टॉपिक डिस्कस करते हैं, रिलेशन क्या रहता है बिटवीन ई वी आई इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। रिलेशन करंट जो रहता है सर्किट का कैसे डिफाइन किया जाता है, अभी हमने देखा था आई हमारा होता है ईएमएफ जो है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो है सर्किट की। ठीक है, यानी कि इसको हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, ई बाय आर जो रेजिस्टेंस है प्लस स्मॉल आर जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ऐसे में टर्मिनल पोटेंशियल अगर हमें डिफरेंस बताना हो तो वो कैसे डिफाइंड होता है, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं ई आर बाय आर प्लस आर। और सिंपली अगर हम उसे आर हमारा डिफ्रेंशिएट करके हम लिख सकते हैं कि V की वैल्यू क्या होती है हमारी ई माइनस आई आर के इक्वल होता है। तो हमारी अब कुछ सर्किट की स्टेट्स बन जाएंगी। सर्किट का अब स्टेट के अकॉर्डिंग क्या पोटेंशियल रहता है, करंट क्या रहता है, वो डिस्कस करते हैं, ताकि हमारे न्यूमेरिकल में अगर हमें दिया है कि सर्किट ओपन है क्लोज्ड है तो कैसे लेना है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, स्टेट ऑफ सेल इन सर्किट, देन हमारा आएगा पोटेंशियल डिफरेंस V क्या है, करंट I की वैल्यू क्या होगी और रेजिस्टेंस हमारा R क्या रहेगा। तो एक हमारी टेबल फॉर्म हो गई। चलिए अब स्टेट है सर्किट की क्लोज्ड, तो हमें सर्किट क्या दिया है, अब हमारा सर्किट क्लोज्ड है, यानी कि उसकी वैल्यू जो है हमारी इस तरीके से है। अगर हम बात करें तो क्लोज का मतलब क्या होगा कि इधर अगर हमारा EMF E लगा है, यहाँ हमारा रेजिस्टेंस है, इधर हमारा B पॉइंट है, इधर हमारा कोई A पॉइंट है, करंट हमारा ऐसे मूव कर रहा है, ये E हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया। अगर हमारी V की वैल्यू लेस देन हमारी E की है EMF की, तो V क्या रहता है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये रहता है ड्यूरिंग डिस्चार्ज। जब चार्जिंग हो रही हो तो ये वैल्यू जो है ये है ड्यूरिंग डिस्चार्ज, और यहीं पे अगर चार्जिंग हो रही हो तो वैल्यू क्या हो जाती है, तब V की वैल्यू हो जाती है E प्लस आर आई आर, और जो V है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है ग्रेटर देन E, ये होती है ड्यूरिंग चार्जिंग। यहीं पे फिर करंट I क्या हो जाता है, यहाँ क्लोज में फिर करंट हमारा फाइनाइट रहेगा और रेजिस्टेंस हमारा भी क्या रहेगा, ये भी हमारी इसकी वैल्यू फाइनाइट रहेगी। ठीक है, देन अब हमारा ये तो हमारा क्लोज सर्किट का हुआ। जब हमारा EMF तो पहले तो अब आप देखिए कि जब हमारा चार्जिंग हो रही तो करंट की डायरेक्शन ऐसी थी, और जब डिस्चार्जिंग हो रही होगी तो करंट की फिर इस केस में हमारी कैसी डायरेक्शन आएगी, वो हमारी इस तरफ हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेट है हमारी डिस्कस करने वाली, अगर सर्किट जो है वो हमारा ओपन है, तो ओपन में क्या होता है, V हमारा सिंपली क्या हो जाएगा E के बराबर, ठीक है, और I क्या हो जाएगा ओपन में 0, करंट फ्लो ही नहीं करेगा, और इनफाइनाइट कितनी हो जाएगी, रेजिस्टेंस की इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगी। देन अगर अब हमारा सर्किट दिया है कि वो शॉर्ट हो चुका है, शॉर्ट यानी कि इस तरीके का है, अब सर्किट इमेजिन करिए, ये हमारी बैटरी और इधर हमारा रेजिस्टेंस इस तरीके से अगर हमें दिया है, ठीक है, ये हमारा क्या है E और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये वोल्टेज शॉर्ट सर्किट के लिए 0 हो जाती है, I की वैल्यू हो जाती है करंट की E बाय R, और जो रेजिस्टेंस है R वो क्या हो जाता है, कैपिटल R, वो 0 के इक्वल हो जाता है। तो ये तो हमारा रिलेशन आ गया कैपिटल E, V और R के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ बात करेंगे हमारा
डिस्कशन का है कि अगर हमारी ग्रुपिंग हो रही हो सेल में तो वो कैसे हम देखते हैं। तो ग्रुपिंग सेल्स की डिस्कस करेंगे। चलिए, सेल को हम ग्रुप कर सकते हैं टू गेट नेसेसरी वोल्टेज और करंट अगर हम करना चाहें। तो अगर हमारा पहला पॉइंट है कि अगर हमारे जो सेल्स हैं वो सीरीज़ में हैं, पहला केस में अब हमारे सेल जो हैं वो सीरीज़ में हैं, और अगर n सेल है, EMF E1 E2 E3 EN सो ऑन है, और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 एंड सो ऑन है, तो सिंपली हमारा E कितना हो जाएगा इस केस में, वो आ जाता है E1 प्लस E2 प्लस E3, जितना हमारे सपोज n सेल्स दिए हैं, ठीक है, n सेल्स दिए हैं। हमारा R कितना हो जाएगा, R इफेक्टिव कितना हो जाएगा, ये हमारा सिंपली एडिशन हो जाएगा, ये भी स्केलर एडिशन। अगर हमारा n आइडेंटिकल सेल दिए हैं, अब यहाँ तो हमें पता नहीं है कि वो आइडेंटिकल नहीं है, इसी में अगर हमारे जो n है ये आइडेंटिकल हो जाए, तो आइडेंटिकल के केस में कितना हो जाता है, तो वैल्यूज़ कैसी हो जाएंगी, ई इफेक्टिव सिंपली क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा ना, समेशन करना ज़रूरी नहीं पड़ेगा, इसमें n टाइम्स कर दो आप e की वैल्यू। सिमिलरली r क्या हो जाएगा, r इफेक्टिव वो भी हमारा n टाइम्स r हो जाएगा, सॉरी स्मॉल r रहेगा यहाँ पे ये। तो ये हमारी ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का वैल्यू हो जाएगी। और करंट I क्या होगा, करंट I सिंपली क्या हो जाएगा इस केस में, करंट I हो जाएगा n टाइम्स E बाय R प्लस n R। तो ये हमारा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स हो गया, ठीक है। देन यहीं पे अब हमारे अगर फॉर एग्जांपल एक सर्किट अगर हम ड्रॉ करके देखें, इस तरीके का सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी, दूसरी बैटरी एंड सो ऑन, ऐसे करते करते हमारी कॉम्बिनेशन दिया है, और बीच में हमारे कुछ पी सेल्स हैं जो इंसर्ट किए गए हैं, ठीक है, इस तरीके का। फिर यहाँ पे ई आर है, फिर इस तरीके का हमारा सेटअप दिया है, और यहाँ हमारी रेजिस्टेंस है आर। अब इस केस में अगर पी सेल्स हैं ग्रुप ऑफ एन आइडेंटिकल सेल जो कि कनेक्ट कर दी गई है रिवर्स पोलैरिटी। अब आप देखिए कि पहले तो पोलैरिटी हमारी ऐसी है, अब रिवर्स पोलैरिटी के साथ अगर हम कनेक्ट कर दें तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली आप देखिए यहाँ से ई इफेक्टिव हमारा कितना हो जाएगा, ई इफेक्टिव अब हमारा आ जाएगा n माइनस 2p, ये आप मेमोराइज कर लेना ई, ठीक है, और ये हो जाएगा R इफेक्टिव इज इक्वल टू एन आर, और I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I हमारा हो जाएगा n माइनस 2p E बाय R प्लस एन आर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुपिंग इन सेल हो गया बट सीरीज़ का। अब हम दूसरा केस डिस्कस करेंगे, और दूसरे केस में अब हम बात करेंगे अगर यही सेल्स अब पैरेलल में कनेक्ट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अब हम बात करें n नॉन आइडेंटिकल के केस में, तो E इफेक्टिव हमारा कैसा हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा E1 बाय R1 प्लस सो ऑन, ये डिवाइड हो जाएगा EN बाय RN, ठीक है, डिवाइडेड बाय किससे हो जाएगा, ये 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 एंड सो ऑन। यहीं पे R इफेक्टिव कितना हो जाएगा जब नॉन आइडेंटिकल है, ये हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस सो ऑन टिल 1 बाय RN पैरेलल के केस में। यहीं पे अगर दो सेल पैरेलल में हैं तो हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, सिर्फ 2 की वैल्यू डाल दो RN की जगह तो हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब यहीं पे अगर ये n आइडेंटिकल पेयर हो जाए तो E इफेक्टिव हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिंपली E के इक्वल, और R इफेक्टिव कितना हो जाएगा, स्मॉल r इफेक्टिव, ये हमारा R बाय n के इक्वल हो जाएगा जब हमारे n आइडेंटिकल पेयर्स अब गिवन है सेल्स के, ठीक है। और करंट कितना फ्लो करेगा इसमें, करंट हमारा सिंपली क्या हो जाएगा n टाइम्स E बाय एन आर प्लस आर के इक्वल। पैरेलल ग्रुपिंग जो n नॉन आइडेंटिकल सेल की होती है, अगर सम सेल अगर हम उसे पैरेलल ग्रुप कर दे रिवर्स पोलैरिटी के साथ, ठीक है, वहीं पे अब उसी का एक दूसरा केस अगर हम देखें, यहाँ पे पैरेलल केस है, पहले हमारा एक बैटरी कनेक्टेड है इस तरीके से, ठीक है, फिर दूसरी बैटरी कनेक्टेड है, ऐसे करके हमारा ये एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। देन बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देखें अगर हमारा एक सिस्टम है, कोई हम इमेजिन कर रहे हैं सिस्टम, और यहाँ पे जो है ये हमारा रिवर्स पोलैरिटी के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, वो हमारा सिंपल रिवर्स पोलैरिटी के साथ कनेक्ट
किया जा रहा है। ऐसे करके हमारा सिस्टम बन रहा है। यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस है R, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ देखेंगे कि हमारा इस केस के लिए E इफेक्टिव कितना हो जाएगा, वो वैल्यू हमारी सिंपली आ जाएगी। अब हमारा ये वैल्यूज़ ऐसी हो जाएगी E1 प्लस R1 बाय प्लस E2 बाय R2 माइनस E3 बाय R3 माइनस E4 बाय R4। इस तरीके से हमारी एक सीरीज़ बन जाएगी डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय Rn, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा वैल्यूज़। और यहीं पे हमारी R इफ़ेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारा कितना हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय Rn के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पैरेलल और इसका सीरीज़ का केस। अब नेक्स्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है कि अगर मिक्स्ड ग्रुपिंग हो रही हो सेल की, यानी कि अगर हमें अब M सेल दिए हैं जो कि हमारे आइडेंटिकल सेल हैं, ठीक है, जिनकी बैक EMF कितनी है E, इंटरनल रेजिस्टेंस है R, और ये कनेक्टेड है सीरीज़ में। यहीं पे एक है N सच रोज जो सीरीज सेल की है वो कनेक्टेड है पैरेलल में, इसी तरीके की रो पर अब कनेक्शन कैसा है पैरेलल में। तो कॉम्बिनेशन जो है अक्रॉस द रेजिस्टेंस वो हो रहा है R के। तो हम इस केस में I की वैल्यू क्या लिखेंगे, I हमारा हो जाएगा M इंटू N इंटू E बाय RN प्लस MR के इक्वल, ठीक है। देन कंडीशन जो मैक्सिमम करंट की होगी मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में वो ये होगी कि जो जितनी हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इक्वल रहेगी इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस की, यानी कि मैक्सिमम अगर हमें करंट चाहिए तो ये कितना रहेगा इन मिक्स्ड ग्रुपिंग में। अगर हमें चाहिए उस केस में जो हमारी कंडीशन बनेगी, हमारी एक्सटर्नल जो है रेजिस्टेंस वो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्वल रहेगी, यानी कि कैपिटल R जो है वो हो जाएगी MR बाय N कैपिटल R। और मैक्सिमम करंट जो ड्रॉ होगा मिक्स्ड ग्रुपिंग से सेल की वो कितना हो जाएगा, ये करंट हो जाएगा I max MNE अंडर बाय 2 अंडर रूट MNR के इक्वल, ठीक है। ये हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब जब ये रेजिस्टेंस जो है जो हम ऐड अप करते हैं वो ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए R इफेक्टिव से, तो जो सीरीज़ ग्रुपिंग है वो प्रेफर की जाएगी। तो हमारी जो ग्रुपिंग ली जाती है वो कौन सी होती है, सीरीज़। अब यही R अगर बहुत छोटा हो जाए R इफेक्टिव से तो ग्रुपिंग कैसी हो जाती है, फिर हो जाती है पैरेलल। अगर हमें ज़्यादा पावर चाहिए तो सेल कैसे कनेक्ट होना चाहिए, वो मिक्स्ड ग्रुपिंग में हमें कनेक्ट करना चाहिए, तभी वो फ़ायदा होता है मिक्स्ड ग्रुपिंग का। मिक्स्ड ग्रुपिंग के बाद अब नेक्स्ट जो है हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ्स लॉ, जिसके बहुत सर्किट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ हमारे दो होते हैं। पहला लॉ हमारा ये कहता है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ होता है इसमें। फर्स्ट लॉ तो हमारा ये कि जो एल्जेब्रिक सम जितना भी करंट एक जंक्शन पे आ रहा है वो ज़ीरो रहेगा, यानी कि अगर यहाँ से हमें कहीं किसी डायरेक्शन से करंट आ रहा है, जा रहा है, या इधर आ रहा है, इधर से जा रहा है, इधर आ रहा है, जा रहा है, तो ये जो समीशन रहेगा करंट का वो हमारा I जो है ज़ीरो के बराबर रहेगा। ये हमारा कॉन्सिक्वेंस जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का है। तो ये क्या फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आया भी है कि किरचॉफ्स लॉ का कौन सा लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डिनोट करता है। वहीं पे सेकंड लॉ हमारा ये है कि अलजेब्रिक सम जो होता है वोल्टेज का, अगर एक लूप है या मैश है उसका हमारा वोल्टेज डिफरेंस जो होता है वो ज़ीरो रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा होता है किरचॉफ्स लॉ, जिसके बेस सर्किट क्वेश्चंस आपके बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन नेटवर्क क्या होता है, मीटर ब्रिज क्या होता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है। फिर हम इस चैप्टर को क्या बाइंड अप करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन नेटवर्क एक ऐसा सर्किट है जो कि यूज़ किया जाता है कि वो हम वैल्यू फाइंड कर सकें अननोन रेजिस्टेंस की। तो ये यूज़ होता है अननोन रेजिस्टेंस जो होती है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए, या फिर कंपेयर किया जाता है रेजिस्टेंस को।
तो अगर हमें फॉर एग्जांपल इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज को हम डिफाइन करते हैं नेटवर्क में, यहाँ से हमारी एक लाइन हो गई, फिर हमारी इधर से लाइन हो गई, एंड देन यहाँ से इधर से हमारा कनेक्शन हो गया। ये पॉइंट ए अगर हम कंसिडर कर लें, यहाँ सी हो गया, ये बी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। और इधर हमारा अटैच्ड होता है गैल्वेनोमीटर जी। करंट, इसको रेजिस्टेंस पी दे दो, इसको क्यू दे दो, इसको एस दे दो, इसको आर दे दो, ठीक है। और यहाँ पे बैटरी है, इधर हमारा स्विच लगा हुआ है और करंट हमारा आई इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्प्लिट अप होके ये करंट I1 हो जाता है, इधर हमारा आ जाता है, इधर करंट गैल्वेनोमीटर में IG हो गया, ठीक है। यहाँ पे I2 हो गया, इस तरीके से फ्लो कर रहा होता है I3, एंड देन हमारा आ जाता है यहाँ पे I4। व्हीटस्टोन नेटवर्क जो है उसे बैलेंस कहते हैं अगर करंट जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू आ रहा हो वो ज़ीरो हो, और कंडीशन बैलेंस की जो होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की वो ये होती है कि P/Q जो है वो बराबर रहेगा R/S के। ये हमारी व्हीटस्टोन नेटवर्क की बैलेंसिंग कंडीशन होती है, इसे हम कहते हैं कंडीशन फॉर बैलेंस। और अगर ये बैलेंस मेंटेन हो रहा है तो यहाँ पे करंट I0 फ्लो कर रहा होता है, इसको हम रिमूव कर देते हैं और अपना सर्किट सॉल्व कर लेते हैं यूजुअल वे से, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मीटर ब्रिज क्या होता है। अब मीटर ब्रिज, अगर केस हम मीटर ब्रिज का लें तो डिफ्लेक्शन अगर नहीं हो रही हो गैल्वेनोमीटर में तो फिर क्या होता है, तब हम x/r जो है वो हमारा बराबर रहता है जो रेजिस्टेंस होगी वायर की x साइड पे डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस होगी वायर की राइट हैंड साइड पे, यानी कि इसकी वैल्यू रहती है बराबर L1 - L के, जहाँ पे L क्या है, बैलेंसिंग लेंथ होती है। सिंपल आप ये फॉर्मूला याद करिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना ये हमारा काफ़ी रहेगा इन वायर। इसके बाद अब है मेन जो डिस्कस करने के लिए, वो है हमारा पोटेंशियोमीटर। इससे बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया गया है, रिपीटेडली आप हर साल देख ही लेते हैं एक क्वेश्चन। पोटेंशियोमीटर एक अरेंजमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है कि पहले तो हम एक इसलिए यूज़ किया जाता है कि कंपेयर कर सके ईएमएफ को दो सोर्सेज की, और दूसरा कि हम मेजर कर सके इंटरनल रेजिस्टेंस, इसलिए ये हमारा यूज़ किया जाता है सेल का। और प्रिंसिपल बस इतना है कि जब पोटेंशियोमीटर बैलेंस होता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सोर्स या कंडक्टर के अक्रॉस सेकेंडरी सर्किट में वो प्रोपोर्शनल हो जाता है बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर के। और कंपैरिजन ईएमएफ से हमें क्या मिलता है कि EA/EB, अगर ए और बी दो सोर्सेज है वो बराबर रहेंगे LA/LB, जहाँ पे LA और LB क्या है, लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द टू सोर्सेज। और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो हमारा हो जाता है R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R L1/L2 - 1, जहाँ पे R जो है रेजिस्टेंस जो सीरीज में सेल के लगा हुआ है, L1 बैलेंसिंग लेंथ है जब करंट फ्लो नहीं करता हो, और L2 बैलेंसिंग लेंथ है जब करंट फ्लो कर रहा हो। और पोटेंशियो ग्रेडियंट जो है पोटेंशियोमीटर के वायर को, अगर हम सोचें कि R हमारा रेजिस्टेंस है पोटेंशियोमीटर वायर का और L जो इसकी लेंथ है, तो बैटरी EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R जो कनेक्टेड है क्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर, तो इस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वायर के अक्रॉस वो हो जाता है E∆R प्लस स्मॉल r। और पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि V/L लेंथ का कितना हो जाता है, वो हो जाता है E/R R + R × 1/L। पोटेंशियल डिफरेंस और या EMF मेजर जो होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला हमें ये डिफाइन करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या पावर जब सर्किट एक सेटअप किया जाता है मेटालिक कंडक्टर में, तो लॉस होता है पोटेंशियल एनर्जी का जो चार्ज जो अपीयर करता है एज इन गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब जितनी एनर्जी गेन की जा रही है चार्ज की, कोलिजन जो है शेयर्ड हो जाता है मेटल आयंस का और एटम्स का। इस केस में फिर क्या होता है, एटम्स जो है वाइब्रेट करते हैं लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ और कंडक्टर जो है वो हीट अप हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, जूल्स हीटिंग। जितनी हीट डिसिपेट हो रही है इस कंडक्टर में, कैरिंग जो एक करंट होता है I, एक
टाइम इंटरवल टी में, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस वी से कैसे डिनोट करते हैं, एच हमारा हो जाता है वी आई टी, ये हमारा कहलाया जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, इस रिलेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम वी और आई का रिलेशन पता है आर के टर्म्स में, ये हमारा वी स्क्वायर बाय आर टी भी लिखा जा सकता है, इसको हम आर आई स्क्वायर आर टी भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं। तो सिंपली क्या है, जब जितनी एनर्जी गेन की जा रही है चार्जेस की कोलिजन की ड्यूरेशन में, वो शेयर करता है मेटल आयंस और एटम्स के साथ। फिर एटम्स क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ, और कंडक्टर क्या हो जाता है, हीट अप। इसको हम क्या कहते हैं, जूल्स हीटिंग लॉ। और रेट ऑफ एनर्जी जो डिसिपेट हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, पावर। और पावर कैसे डिफाइन की जाती है, v इंटू आई, यानी कि आई स्क्वायर आर या फिर v स्क्वायर बाय आर डिफाइन करते हैं। और मैक्सिमम पावर थ्योरम जो है वो ये बताती है कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, तो पावर जो ट्रांसफर्ड है सेल की वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या कहती है, वो हमारी ये कहती है कि जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आर जो है वो इक्वल हो जाएगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, तो हमारा जो पावर ट्रांसफ़र होगा वो मैक्सिमम होगा, और इसको कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो इस केस में पी मैक्स हमारा कैसे लिखा जाता है, आई स्क्वायर आर, यानी कि आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई बाय आर प्लस आर बाय होल स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, और आर इक्वल टू आर हो गया, तो हम सिंपली वैल्यू डालेंगे तो पी मैक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर इंटू आर, यानी कि ये हो जाएगा ई स्क्वायर बाय 4r के इक्वल। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं पी मैक्स इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 4 स्मॉल आर, क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र में क्या इक्वल हो जाते हैं। तो ये था हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब नेक्स्ट हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो प्लीज़ देखते रहिए हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।